एक्सेस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पहला कदम सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट की। निवेश को लेकर एक आम निवेशक का क्या नजरिया और रवैया होता है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक निवेशक अक्सर कर जाता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। आज हमारी चर्चा का फोकस इन्हीं सब बिंदुओं पर रहेगा और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी के CEO और MD अरुण ठुकराल हैं और साथ ही CNBC आवाज के मार्केट्स एडिटर प्रदीप पंड्या भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पे जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप जो भी करते हैं, जो भी रिएक्शन आप देते हैं कोई भी सिचुएशन देख के मार्केट में और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो वो बिहेवियरल इन्वेस्टिंग में आता है। और ये हम आम जिंदगी में भी करते हैं। जैसे आप एक ग्रोसरी शॉप में जाते हैं और आपको चॉकलेट दिखता है तो आपको भूख नहीं है लेकिन आप चॉकलेट खरीद लेते हैं और खा लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि इम्पल्स बाइंग हो गई। तो यही सब स्टॉक मार्केट में भी होता है। कोई चीज आपको 2000 रुपए की मिल रही है और दूसरी चीज 2500 रुपए की मिल रही है और 20% डिस्काउंट में, इसका मतलब वो भी 2000 की है। तो चांसेस ये है कि आप वही खरीदेंगे जो, क्योंकि आपको लगेगा मैंने 20% डिस्काउंट लिया, लेकिन हो सकता है पहला वाला प्रोडक्ट अच्छा हो। तो ये जो सामने से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि इस तरह का बिहेवियर नॉर्मली एक इंसान करता है तो वो कंटिन्यूसली सेल लगा रहता है। तो कैसे उसको समझें और कैसे उससे बचें कि इसमें कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं, क्या क्या बायसेस हो सकते हैं जो गलत हैं, वो सब बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर आता है और ये स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, लेकिन हम इसको कॉन्शियसली समझते नहीं हैं प्रदीप और प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। थियोरेटिकली अगर मुझे समझना हो तो किस तरह के बिहेवियर्स एक इन्वेस्टर में देखे गए हैं, पहचाने गए हैं? तो मैं एग्जांपल ही बताता हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते, एक्सपर्ट्स जो हैं वो समझते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज भी बनाते हैं। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात एक फंड के CEO से हुई थी, बड़ा फंड है। तो उनसे बातचीत चल रही थी तो हमने ये पूछा कि आप जो सेल करते हैं प्रोडक्ट तो दो तरह से हैं, एक आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट बेचते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट आपका फंड ले लूं या कोई भी निवेशक ले ले तो उसको डिस्काउंट मिलता है, 1% के आसपास का जो फी है उनकी कम हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो निकल जाता है। आप देखिए आज की तारीख में किसी भी फंड में आप देखेंगे तो डायरेक्ट वाला जो स्कीम है उसका NAV आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हमने कहा कि आप इसको पुश क्यों नहीं कर रहे हैं और आप ज़्यादा कहिए, लोगों को बोलिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर बुरा मान जाएंगे अगर आप पुश करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि जो लोग डायरेक्ट आते हैं मंदी के माहौल में उनकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो निकल जाते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो वो उनको पकड़ के रखता है। ये क्यों होता है? जब मैंने सोचा अच्छा क्यों होता है, बोले बहुत आसान है ना, आपने डायरेक्ट किया मतलब आपने ऑनलाइन किया है, या तो आपके पास एक्सेस का कोई ऐप है या आपके पास किसी वेबसाइट के थ्रू आप काम करते हैं, तो आप घर में बैठे हैं, आपको लगा कि ये तो बहुत प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा, 2-3 महीने हो गए, कुछ रिटर्न नहीं आया, चलो बंद कर दो। इतना इम्पल्सिव डिसीजन हुआ ना ये, क्योंकि आसान है तो आपने कर लिया, क्योंकि आपने सोचा नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, मुझे कितने टाइम के बाद जाना है। क्वालिटी से जो आपने म्यूचुअल फंड लिया था उसकी क्वालिटी से आपके इस बिहेवियर का क्या लेना देना है। आपने 2 साल तक एक फंड में निवेश किया और बाजार बढ़ा, आपको कम रिटर्न मिला, आपने तंग आकर के स्विच कर लिया, तो रैशनल डिसीजन है। ये कंप्लीटली रैशनल इम्पल्सिव डिसीजन है, क्योंकि आसान है तो आपने कर लिया। अरे आसान है तो सही काम करेंगे ना आप। तो हमारा जो ये बिहेवियर है, चीज़ें जैसे जैसे आसान होती जा रही हैं वैसे वैसे अब हर एक आदमी के लिए ये जानना ज़रूरी है, हर एक निवेशक के लिए समझना ज़रूरी है कि वो उनका जो स्वभाव है, उनका जो इम्पल्स है, उनके जो इमोशंस हैं, वो उनके रिटर्न पे कितना असर डाल रहे हैं। तो ये हम अलग से आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने आपको नॉलेज दिया है, अभी तक हमने आपको स्किल सिखाने की कोशिश की है, लेकिन नॉलेज और स्किल होने के बावजूद भी केवल अपनी इम्पल्सिवनेस से, केवल अपने इमोशन को कंट्रोल ना करने की वजह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मिस करेंगे। मैं एक ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने सही बोला कि आसान चीज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते कई बार कि जो आसानी से मिल जाए। तो एक हर्डिंग मेंटेलिटी जो होती है, तो अगर सब लोग IT स्टॉक खरीद रहे हैं तो मैं भी IT स्टॉक खरीद रहा हूँ तो ठीक ही होगा ना। अभी 2000 में सफर किया लोगों ने और वो IT स्टॉक्स का PE जो है वो 100 के ऊपर चला गया, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं था।
बट बिकॉज सब लोग अगर आईटी खरीद रहे हो, मेरे को क्या सोचना है, तो बहुत आसान डिसीजन है कि सब लोग आईटी खरीद रहे हैं तो मैं भी आईटी खरीद रहा हूँ, या कुछ भी वो कोई भी रैशनल लगा लेते हैं। अभी ये 52 वीक हाई से नीचे आ गया है तो अभी ये सस्ता है। अब वो किस वजह से नीचे आया है, वो या तो मार्केट खराब है इसलिए नीचे आया है, तो हो सकता है वो अच्छा हो, पर उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो अगर हम नहीं देखते हैं, उसकी वजह से अगर वो नीचे आया तो फिर वो और नीचे जाएगा। राइट। तो ये ट्रैप्स हैं सारे, ये बायसेस हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनको समझना है कि ये इसका रीजन क्या है इसके पीछे, और ये बायस क्या होता है। ऐसे काफी सारे बायस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो इन सब को समझना है, इन बायसेस को, और इनसे बचना है। और हमने जो पहले बताया, आपको अभी तक क्या सिखाया था कि सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे कि मेरे गोल्स क्या हैं, किस लिए मैं निवेश कर रहा हूं, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट तय किया। अब जो अभी ठुकराल साहब कह रहे हैं, आप दूसरे को देख रहे हैं, तो वो वाली भी फीलिंग आती है ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो किसी दोस्त ने ज्यादा कमा लिया तो मुझे तकलीफ होती है, तो मैं अपना क्वालिटी वाला शेयर बेच के घटिया शेयर में चला जाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे रिटर्न फटाफट आ रहा है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 6 महीने बाद वो जो नीचे आएगा उसके बाद क्या होगा, ये टिकेगा नहीं तब क्या होगा, और मेरा गोल क्या है, मैंने क्यों शुरू किया था। मैंने कोई हफ्ते भर में आइसक्रीम खाने के लिए तो पैसे लगाए नहीं थे, मैंने तो पैसे लगाए थे घर खरीदने के लिए, तो मेरा तो 3 साल का टारगेट था। लेकिन आप कंपेरिजन कर रहे हो, अपने गोल्स के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहे, आप पड़ोसी के साथ कंपैरिजन करो, आपको लग रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, इसलिए मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक इन्वेस्टर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ये जब हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बायस में उनके होती है, जैसे एक होता है कि मेंटल अकाउंटिंग। अगर पैसा आपको लॉटरी में मिला है तो आप उड़ा सकते हो। आप बोलते हो ना ये पैसा आसानी से आया है, इसको तो मैं आई कैन लूज दिस मनी। मतलब जब आपकी स्टार्टिंग ही यही है कि मैं तो ये लूज कर सकता हूँ, ऐसी ना जो आसानी से आया वो चला भी जाएगा, तो फिर आप इरेशनल बाइंग करेंगे। और जो पैसा पीएफ का लिया, नहीं इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेहनत से निवेश मनी हैज नो कलर। आई थिंक ये समझना चाहिए लोगों को कि पैसा तो सेम है, तो जितना वो बोनस का पैसा या लॉटरी का पैसा है उसको भी उतना ही पकड़ के रखना है, और उसमें भी उतना ही ड्यू डिलिजेंस आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये, लेकिन कभी कभी, अभी हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, कभी कभी मेंटल अकाउंटिंग का फायदा भी होता है, जैसे कुछ हद तक। जैसे हम यही मेंटल अकाउंटिंग में कह रहे हैं कि अगर मैं सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डालता था तो पीएफ का नहीं डाला मैंने, उसकी मैंने एफडी कर दी। ओके। कुछ मैंने सोना खरीद लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा वो रिलीजन भी आ जाता है, कल्चर भी आ जाता है, सोशो कल्चर भी आ जाता है कि हम घर में कुछ सोना होना चाहिए, या कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं वहाँ पे वो नेगेटिव बाइस भी हो जाता है कई बार कि ये पर्टिकुलर चीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छी इंडस्ट्री भी हो। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नेगेटिव है, बट उनके रिलीजन या कल्चर के हिसाब से वो पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये डिसाइड करती है कि आप कैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं रैशनल बनना पड़ेगा। ये सब गलतियां हैं, तो अगर हम इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं, जैसे बोला मेंटल अकाउंटिंग का कुछ पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव आप ले सकते हो, लेकिन उसको नेगेटिव जो है उसको छोड़ देना पड़ेगा। उतना आपको स्मार्ट बन के रहना है। तो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की अक्सर हम बात करते हैं प्रदीप, और उनके ट्रेडिंग टिप्स फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉलो करते हैं, उनमें ऐसा कौन सा पेक्यूलर बिहेवियर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट देखा गया है जो हम सबके लिए सीख है? तो उनके बिहेवियर में अगर आप देखें तो सबसे अहम बात ये होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं वो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपने फिल्टर्स लगा के रखते हैं, और कभी भी डिसीजन चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए कि ये सारे फिल्टर्स क्वालिफाई कर रहे हैं क्या। जैसे मैंने 3, 4, 5 नियम बना लिए कि अगर कोई स्टॉक इन सारे नियमों पे खरा उतरेगा तो ही मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। जैसे कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लगातार ग्रो हो, जिसको मुझे लगता है कि मैं इसका कंज्यूमर रहने वाला हूं अगले कई सालों तक, तो बिजनेस अच्छा है, ये तो ग्रो करेगा, पक्की बात है। दूसरी बात की प्रमोटर की ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं है। इस तरह के आपने 4-5 चीजें बना ली, और वैल्यूएशन को लेकर के, और जब भी आप डिसीजन लेने बैठे तो आपने क्रॉस चेक किया। तो जो ज़्यादातर सक्सेसफुल इवन फंड मैनेजर्स हैं, वो भी मैंने देखा है, कई लोग अपनी ऐसी एक चेकलिस्ट रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बायस ना हो जाऊं। डिसीजन तो मैं ही लूंगा, आखिर में मैं ही तय करूंगा, सारी टिक मार्क होने के बाद भी मैं नहीं लूंगा, हो सकता है अगर मेरा मैं कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन मैं टिक नहीं कर पा रहा हूं और फिर भी ले रहा हूं, तो मतलब शायद बायस है, शायद मेरा डिसीजन थोड़ा सा कच्चा है। ये एक तरीका होता है जो सारे बड़े इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। इनफैक्ट बड़े एलेबोरेट मॉडल्स वगैरह लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं और उनसे भी ज्यादा जो ट्रेडर्स हैं, उनका ये कहना है कि ज्यादा पैसे तब बनते हैं जब हम खुद को सिस्टम से बाहर कर लेते हैं, जब हम सिर्फ नियम ही फॉलो करते हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो तो बहुत बड़े तौर पे करते हैं, उन्होंने एक मॉडल बना लिया, चाहे वो टेक्निकल चार्ट पे मॉडल हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स के डेटा के बेस पर मॉडल हो। जब वो मॉडल इंडिकेट करता है बाई तो बाई, सेल तो सेल,
हम अपना इमोशन लगाएंगे ही नहीं तो अपने आप बाहर हो गए। वो टेक्निकल ट्रेडिंग में एक्चुअली ये ज़्यादा इमोशनलेस ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं होती है, जो अल्गो ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगाया टाइम से, वो सब किया। फंडामेंटल में कभी ज़्यादा इशू हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंकर कर लेते हैं कि ये प्राइस पे ही मैं बेचूंगा, क्योंकि ये पहले 1000 रुपए का था, मैंने 800 में लिया, तो ये वापस 1000 जाएगा ही जाएगा। तो वो 950 पे भी गया तब भी नहीं बेचते, और 700 आ जाता है फिर भी वो 1000 को देख रहे हैं, तो वो एंकर लगा के बैठ देते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि बायसेस से बचना है, कहीं ना कहीं मैं बायस ना हो जाऊं, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहीं मैं इस एंकर बायस से प्रभावित तो नहीं हूं। तो आई थिंक वो हमेशा ध्यान में रखना है। और लोग कंफर्मेशन ढूंढते हैं कि अब मैंने ये शेयर खरीद लिया ना, तो उसके बारे में जो पॉजिटिव छप रहा है मैं वही पढ़ूंगा। अगर मैंने सपोज इंफ्रा ले लिया और कहीं ना कहीं मैं देखूंगा गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रा में पैसा डाला है, या इस कंपनी को इतना ऑर्डर मिला है तो शायद इसको भी मिलेगा, मतलब अगेन दे थिंक, जैसे आईटी अगर पसंद आ गया है तो अगर इन्फोसिस नहीं ले पाया क्योंकि महंगा था, तो 2000 में उन्होंने पेंटाफोर ले लिया या डीएसक्यू ले लिया, बिकॉज आईटी तो है, शायद ये भी चलेगा। तो आई थिंक ये सब बहुत ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। सो यू शुड नो दिस थ्योरीज, यू शुड नो अबाउट कि कहीं मैं इस पर्टिकुलर बायस के अंदर आके तो फंस नहीं गया हूँ। रिजिडनेस की जरूरत नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, एक ये बहुत बड़ी बात है। तो रिजिडनेस कई बार लॉजिकल होती है। अगर मुझे पता है कि ये स्टॉक तो अच्छा ही है, ये कंपनी तो अच्छा ही करेगी, अब मुझे लगता है कि मारुति की गाड़ियां तो बिकने ही वाली हैं, तो वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन कई बार बाजार का मूड ऐसा होता है कि आप जो सोचते हैं, जो लॉजिकल है, वो नहीं होता। बाजार कुछ इलॉजिकल काम ही करता है। आपको एक पीएसयू बैंक का स्टॉक 10 रुपए पे मिलता है, जबकि आपको पता है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि कभी बंद नहीं होगा, सरकार इसको बचा के ही रखेगी, या तो किसी बड़े बैंक से इसको मर्ज कर दिया जाएगा, या तो इस स्टॉक को इस बैंक को टर्न अराउंड किया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा, ये पक्का है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या होती है, वो जेम केन्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं और फाइनेंशियल विजार्ड थे इन अ वे, बहुत सारी फाइनेंस की स्ट्रीम को तो उन्होंने जन्म दिया है, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो अगर आप खासतौर पे ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपके पैसे सारे डूबने के बाद बाजार वहीं जाएगा जो आप सोचते हो, लेकिन तब तक आपकी तो मार्जिन ट्रिगर हो जाएगी, आपके तो पैसे कट जाएंगे, आपकी पोजीशन तो उड़ जाएगी, आप तो रास्ते पे आ जाओगे, उसके बाद बाजार चलेगा। तो मार्केट के फेज ऐसे होते हैं, मार्केट से कभी आपको लड़ना नहीं चाहिए। अगर आज इस सेक्टर में मंदी है, जैसे इंफ्रा की बात कर रहे थे, आज इंफ्रा किसी को पसंद नहीं है, वहां पे मंदी है तो है, आज पीएसयू बैंक में मंदी है तो है, आज टेलीकॉम में मंदी है तो है। भले ही मैं देख रहा हूं कि आज हम टेलीकॉम इतना यूज कर रहे हैं डेटा, कल और ज्यादा करने वाले हैं, कल शायद हम वो प्राइस वॉर हो रही है या कोई भी रीजन है, मंदी है। लेकिन अगर उसके अंदर फिलहाल मंदी है तो है, और अगर ओवरऑल मंदी है तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिरना ही है, फिर चाहे वो कितना भी पॉपुलर कंपनी क्यों ना हो, HUL क्यों ना हो, ITC क्यों ना हो। तो आपको मार्केट के ट्रेंड से कभी लड़ना नहीं चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। तो आप एक्चुअली लॉजिकल हैं, रैशनल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे 10 कारण बता देंगे कि क्यों ये स्टॉक लेना चाहिए, और मैं कहीं भी आपका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जो ठुकराल साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पोजीशन ले ली है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है। भले ही तो पूरा मार्केट बेवकूफ है, वो कंफर्मेशन सब गलत है, सब कुछ उनको सब गलत है, मैं सही हूँ, और ये कभी नहीं सोचना। और जो भी रूल बनाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं तो जो नेगेटिव साइड है, एक तो पॉजिटिव साइड है, तो वो कुछ ऐसा रूल बना लेते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल है। जैसे एक होता है गैम्बलर फैलेसी, मतलब वो कहते हैं कि अगर एक बार हेड है तो दूसरी बार टेल है, मतलब पिछली बार ये गिरा था तो यहाँ से तो बढ़ेगा ही, अच्छा ये नीचे गया तो ऊपर आएगा ही। मतलब वो कहते हैं कि ये तो जुआ है, कि ये स्टॉक अभी गिर गया, ये तो पहले ये प्राइस पे था, जरूरी नहीं है ना वो बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कहीं ये डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ बाय करने का या सेल करने का, इसके पीछे रैशनल क्या है। सो घूम फिर के बात वही आ रही है कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी की अर्निंग अच्छी है, कंपनी का प्रमोटर अच्छा है, तो वो शेयर अच्छा है। बाकी सब अगर आप किसी के कहने पे कुछ कर रहे हैं, किसी के इम्पल्स पे आके कुछ कर रहे हैं, या कुछ ग्रुप में, आपके ग्रुप में सब लोग एक शेयर खरीदते हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, और आपको लगता है ये आदमी बहुत स्मार्ट है, आपको लगता है कि ये अभी कविता का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, तो आपकी कोई 4 फ्रेंड बनेंगे, नहीं कविता ने इन्वेस्ट किया तो मैं भी करूं। हो सकता है कभी कविता की भी गलती हो सकती है, हो सकता है कभी अरुण ठुकराल से भी, किसी से भी गलती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपना भी लॉजिक थोड़ा लगाना है। ऑलराइट, और बिल्कुल बाजार के ट्रेंड को चैलेंज नहीं करना है। लेकिन चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, और एक बार फिर से लौटेंगे और बात करेंगे बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट पर ही। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पर जाके सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4।
आप देख रहे हैं पहला कदम का ये एपिसोड, जहां पर हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट की, और तमाम पहलुओं पे हमने अब तक तो बात की है। जैसा कि शुरुआत में अरुण जी आपने जिक्र किया कि बायसेस होते हैं, इमोशनल, कल्चरल और सोशियो फैक्टर्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं एक व्यवहार को, जो आपके शॉर्ट टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, उसको प्रभावित करते हैं। तो इनको अगर मुझे बाइफिकेट करना हो तो ऐसे कौन कौन से बायसेस हैं मोटे तौर पर? तो जैसे आपने बोला कल्चर के ऊपर है, तो कल्चर के ऊपर जैसे हम बोलते हैं कि धनतेरस पर आपको गोल्ड खरीदना है, तो अगर आप सोचिए कि सारे लोग उसी दिन गोल्ड खरीदेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस तो थोड़ा तो बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों है? बट बिकॉज ऑफ द कल्चर कि सब लोगों ने कहा है कि नहीं हम धनतेरस पे खरीदेंगे। आप कभी भी जब गोल्ड सस्ता हो तब खरीदिए, या आपके पोर्टफोलियो को जब गोल्ड की जरूरत है तब खरीदिए, बट वो बना हुआ है कि हम हर बार धनतेरस के दिन ही गोल्ड खरीदेंगे। शुभ होता है खरीदना। शुभ होता है, हाँ, मतलब वो बिलीफ्स हैं, वो बिलीफ्स हैं एंड सब रेशनल नहीं होते, बट ठीक है। अगर ये कुछ एक ब्रीफ सा या छोटा सा एक आप इसके साथ एनकाउंटर करें इस पर्टिकुलर कल्चर के साथ, तो ठीक है। अगर आपने अपना पूरा पैसा उसमें डाल देना तब तो अलग बात है, बट नॉर्मली गोल्ड धनतेरस वाला दिन छोटा ही खरीदते हैं। और बाकी जैसे मैंने हर्डिंग के बारे में बताया था, तो उसमें भी ये होता है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर मैं जहाँ भी जाता था मुझसे लोग पूछते थे कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? तो किसी को समझ में नहीं आता था क्या है, लेकिन कोई ना कोई, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में भी जाता हूँ तो IIMs वगैरह में, तो वहाँ के जो काफ़ी उस लेवल के लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, इवन दो स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज वो एक क्रेज़ था। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें इन्वेस्टिंग की, तो एक ज़माने में वो ट्यूलिप्स का एक क्रेज़ था, अभी क्रिप्टो करेंसी का था। तो कोई ना कोई, हम अपना एग्जांपल जैसे बोल रहे हैं 2000 में सबको यही खरीदना है, IT में घुसना है, बीच बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर, बीच बीच में अलग अलग चीज़ें। तो वो जब आ जाता है तो फिर लोग ये मानते हैं कि अगर किसी और ने डिसीजन मेरा ले लिया है तो वो ठीक होगा, उसके बाद वो रिसर्च करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो जाके फंसते हैं। कई सारी और चीज़ें, कई बार अवेलेबिलिटी बायस होता है कि ये चीज़ आपको अवेलेबल है बहुत इजीली, आपको कहीं भी जा रहे हैं वो चीज़ मिल रही है और सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं ले लूँ, तो आप ढूंढना नहीं चाहते हैं। जो मैं एक हिंदी में मुहावरा देता हूँ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डोबन डरा रहा किनारे बैठ। मतलब मुझे कूदना नहीं है, जो कूदा है अंदर तक गया मोती तो उसको मिलेगा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि अवेलेबल है, सब ले लो आप, और बड़े सिंपल रूल बना लेते हैं। अच्छा ये 100 रुपए है, आधा डेट में डाल दो, आधा इक्विटी में डालो, उसके बाद भूल जाओ। कंपार्टमेंटल, वो इतना आसान तरीके से काम करना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ और एग्जांपल भी देता हूँ कि आप एक फ्रिज खरीदने के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इन्वेस्टमेंट के लिए करिए। और जो बिहेवियर आज आपका अमेजोन पे है, जो बिहेवियर फ्लिपकार्ट पे है, वो बिहेवियर यहाँ क्यों नहीं होता है? एग्जैक्टली। वहां तो 4 घंटे का सेल है तो आप सब कुछ छोड़ के लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। और वो कितने अच्छे से आपको एंगेज करते हैं। आपने एक ले लिया, अब 500 रुपए का और लीजिए तो ये फ्री, आप 2-3 घंटे उसमें लगे रहते हैं। और अगले दिन आप पेपर में पढ़ते हैं $2 बिलियन का सेल। तो क्या स्टॉक मार्केट डिफरेंट है? यही तो इरेशनल बिहेवियर है। और इसी को तो हमें समझना है। तो समझना। और ऑनलाइन आपको स्टॉक्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास एक्सेस डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म है, उतना ही इजीली आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये, बट हमारे कल्चर में नहीं है। हमारा कल्चर में है कि हम शॉपिंग करेंगे तो जाके उसमें करेंगे, अगर डिस्काउंट है तो ज्यादा करेंगे, स्टॉक में अगर नीचे गया है तो नहीं ये आपका पैसा डूब जाएगा, आप इसमें क्यों पड़ रहे हो, आप कहाँ शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ गए। ये हमारे कल्चर में तो यही बोला जाता है, माइंडसेट है। एग्जैक्टली बदलने की जरूरत है। लेकिन वो इसके अलावा तो ये बात कुछ राज्यों में, जैसे खास तौर पे मैं एक बार कोच्चि गया था, तो वहाँ पर केरल में आमतौर पे ये वहाँ के लोग मानते हैं कि नहीं ये तो फिक्स्ड इनकम कंट्री है, इनसे आप शेयर में ट्रेड करा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। सोना भर भर के लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता, शेयर नहीं हो सकता, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, सिलीगुड़ी गए थे हम लोग, राल साहब भी थे वहाँ पे। तो उस प्रोग्राम में हमने ये देखा सरप्राइजिंगली कि बहुत बड़ी तादाद में जो दर्शक थे वो मारवाड़ी थे। तो आप पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप शेयर बाजार पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा हों। वहाँ पे नेपाली और बंगाली एक मिक्स पॉपुलेशन है सिलीगुड़ी में, लेकिन ट्रेडर कौन है? वो मारवाड़ी, गुजराती, हर जगह आपको वही मिलेगा। और वही अगर आप यही गुवाहाटी में हमारी ब्रांचेज हैं, हमारा वहाँ से जो बिजनेस होता है वो काफ़ी अच्छा लेवल का बिजनेस तो ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस हम क्यों देखते हैं?
क्योंकि आप शुरुआत से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है एक मारवाड़ी फैमिली में, उसको सिखाया जाता है कि आपको पैसे को संभालना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा बनाना है, वो उस कल्चर में रहा है। बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एग्जैक्टली। और अब यहीं पे आप देखिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि उनको पैसे नहीं कमाने हैं, इतना बड़ा शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, हम सभी को पता है, तो आप 2% ज्यादा मिलेगा लेकिन फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। तो वो जो फिक्सेशन है फिक्स इनकम के साथ, जो जहां जहां है वहाँ पर लोग फिक्स के पीछे ही जाते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे NBFCs होंगे, इस तरह के चिट फंड्स होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स 1-आधा% ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोग फिक्स्ड इनकम कल्चर है, लेकिन फिक्स क्या करेंगे। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि कुछ कम्युनिटीज को रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, कुछ कम्युनिटीज को सोने में इंटरेस्ट है। क्यों कुछ कम्युनिटीज में हमने देखा है कि ज्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर ज्यादा होता है, कुछ में नहीं होता। तभी तो बोलते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग डायलेक्ट हैं, अलग अलग कल्चर है। आपका जब बच्चा जब पैदा होता है और जब वो बड़ा होता है, जो अपने आसपास देखता है, तो वही देखता है कि उसके पास 2 घर हैं, इसके पास 3 घर है, तो वही बोलता है मुझे घर ही खरीदना है। हाँ। और इंडिया में तो 5% ही लोग इक्विटी में हैं। आई थिंक हमारा जो पूरी मेहनत है इस पहला कदम, और हम सीजन 4 तक आ गए हैं, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा कमाए। अच्छा। और हम सारी एग्जांपल देते हैं इन स्पाइट ऑफ, मैं कई बार वो 40 साल का एग्जांपल देता हूँ कि आपका पैसा 7 गुना हो गया, जबकि गोल्ड में 3 गुना हुआ या रियल एस्टेट में 2 गुना हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका असर नहीं हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव साइड देखिए, पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा है कि DII का पैसा जो आने लग गया है, जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का पिछले साल, वो FII का पैसा तो आया ही नहीं है, सब पैसा तो इंडियंस ने डाला है। इवन EPFO का पैसा आ रहा है, इवन NPS अभी लोग उसमें जा रहे हैं, उसमें भी इक्विटी का शेयर बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट अभी हमें बहुत आगे जाना है। और ये बिहेवियरल इन्वेस्टिंग समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी से हमको पता लगेगा कि हम ये बिहेवियर ऐसा क्यों करते हैं और उसको चेंज करना है तो कैसे करना है। इसीलिए ये सारे जो नाम है कि कन्फर्मेशन बायस, जिसमें आप कन्फर्मेशन ढूंढते हैं, या हर्डिंग बायस, या और भी कुछ 1-2 बायस अभी हम बात करेंगे। मेंटल अकाउंटिंग मैंने बोला कि ये इधर है, ये पैसा इधर है। आपको एसेट एलोकेशन देखना है, बिल्कुल, ना कि ये इसके लिए है, ये पैसा ये यहाँ से आया तो यहाँ डालना है, वो नहीं देखना है। आपको अपनी एसेट एलोकेशन देखना, अपने गोल्स देखने हैं। तो ऐसे में अगर मैं शॉर्ट टर्म निवेशक या लॉन्ग टर्म निवेशक की बात करूं प्रदीप, तो उनके क्या बायसेस होते हैं निवेश ना करने के या करने के? तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में जो आप एक फ़र्क देखते हैं ना कि आपको करना क्या है। एक एग्जांपल जो हम हमेशा देते हैं, कई प्रोग्राम में मैंने दिया है, तो मैं फिर से देता हूँ कि आप सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप 2020 खेल रहे हैं, आप वनडे खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ये तय करके आइए। क्योंकि आप देखिए, वही MS धोनी जब 2020 खेलने जाता है तो अलग मूड में होते हैं। जब उनके पास 12 गेंदें बची होती हैं तो वो हर बॉल पे हेलीकॉप्टर शॉट ही लगाने की कोशिश करते हैं, और जब उनको एक टीम पूरी पारी खड़ी करनी होती है तो आपको बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो आपको भी ये तय करना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इसी वजह से गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आप खेलने आए हैं, मज़े लेने आए हैं, या पैसे कमाने आए हैं, वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। अगर ये तय करके बाजार में उतरे तो फिर आप पड़ोसी से कंपैरिजन भी नहीं करेंगे, फिर आप कोई स्टॉक भाग रहा है और मेरे पास नहीं है उसको देखकर दुखी भी नहीं होंगे, और आप अपनी एक रैशनल बिहेवियर पे रहेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि लोगों ने अभी भी इस बात को समझा नहीं है कि उनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, उनको अपने एसेट के गोल तय करने हैं। वो सब कुछ है ही नहीं। आपने सुना कि शेयर बाजार में जाना चाहिए, आपने पहला कदम देखा या एक्सपर्ट्स को सुना कि शेयर बाजार में पैसा बनता है, तो चलिए शेयर बाजार में कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो जो कुछ करना शुरू करते हैं वो अक्सर अपने पैसे गंवाकर वापस लौटते हैं। और जो अच्छे शेयर में अगर आपने निवेश किया, अगर आप सिर्फ इतना ही तय कर लिए कि मैं अच्छे शेयर में ही निवेश करूंगा और उसको मैं देखूंगा ही नहीं घूम करके, तो आपके पैसे डूबने बहुत ही मुश्किल होते हैं। मेरे अपने एक कज़न का एग्जांपल है, उनके पास HDFC बैंक और SBI 2 ही शेयर थे, और आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या करना है, मैंने बोला कुछ नहीं करना है, आप इनको देखिए ही मत। उन्होंने आज तक नहीं देखा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उनकी वेल्थ क्रिएट हुई होगी, कितने पैसे बने होंगे। तो आपने तय कर लिया कि ये कुछ नहीं है, ये तो शेयर, ये कंपनी परमानेंट है और मैं भी परमानेंट हूँ, इसके साथ ही रहूँगा। तो आपने तय किया। लेकिन अगर अब वो हर रोज़ चेक करते कि आज बढ़ा आज घटा, तो हो सकता है 15 दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहते कि तुमने क्या बोला, देखो 10% घट गया है। तो कितनी बार घटा होगा? 10% नहीं, 50% घटा होगा। लेकिन उससे मुझे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आप क्लियर हो कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। तो अगर आपने क्लैरिटी रखी कि मैं कितने दिन में पैसे कमाऊंगा इस स्टॉक से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वो टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए बस। और जो मार्केट एक्सपीरियंस है कई बार वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली शुरू में आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, आपने सीखा नहीं है तो आपने पैसा गंवा दिया।
अब एक आदमी, आप दो आदमी देखिए, एक इंसान ने आपको आके बोला कि मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने बिजनेस में लॉस किया, तो सब लोग बोलते हैं अरे आप दोबारा हिम्मत करिए, मतलब व्हाई डोंट यू डू इट अगेन, कोई बात नहीं, आप गिरने के बाद ही आप खड़े होते हैं। आप दूसरे आदमी की बात सुनिए, वो जाके बोलता है मैंने पैसा गवा दिया, बोले कहाँ, बोले शेयर मार्केट में। तो क्या यार, शेयर मार्केट में पैसा लूज किया? तो वो जो एटीट्यूड है, जो सोसाइटी का जो कल्चर है कि इस आदमी ने शेयर मार्केट में पैसा खोया है तो इसने तो कुछ गलती कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। वेराज आप कभी फेल हो गए तो आप बोलते हैं नहीं नहीं आप दोबारा मेहनत करिए। तो यहाँ पे वो प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है, वो अगेन कल्चर वाली बात आ गई है। अगर वो लोग कहें अरे ठीक है बॉस तुमने पैसा खो दिया तो क्या वो आप दोबारा इन्वेस्ट करो, अच्छे से इन्वेस्ट करो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी चेंज होना है और सबको एज ए सोसाइटी कदम लेना है। ऑलराइट, लेकिन चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए तमाम फेसबुक और ट्विटर हैंडल के एड्रेसेस पे अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला कदम में आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट पर और अब रिस्क मैनेजमेंट पे हम विस्तार से बात करते हैं। तो अरुण जी, रिस्क मैनेजमेंट को हम अगर समझना चाहें तो बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट में इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है? तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का और बिहेवियर का बहुत गहरा संबंध है। आपको अगर अपने कुछ स्पेसिफिक तरह के बिहेवियर को अवॉइड करना है और इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि आप एसेट एलोकेशन ठीक से कर रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, उसका वैल्यूएशन देख रहे हैं, उसका प्राइस देख रहे हैं, एक तो ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया कि आपने ठीक से कर लिया। दूसरा ये है कि आपने अपने बिहेवियर को समझ लिया, मतलब यू शुड नो योर बिहेवियर कि हाउ यू रिएक्ट इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे अगर आप कहते हैं कि एक बायस, इसमें फिर से मैं बोलूँगा रिग्रेट एवर्जन बायस उसको बोलते हैं, कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसका मुझे बाद में पछतावा हो, तो फिर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एकदम कम हो जाती है। कई लोग आपने देखे हैं ना कि इस शेयर में नहीं डालूंगा, ये तो 20% नीचे जा सकता है, मैं तो नेस्ले लेता हूँ या तो मैं कॉलगेट लेता हूँ या तो ये इतना तो नहीं गिरते हैं। बट इजंट दैट प्लेइंग सेफ आल्सो? हाँ, सो वही अगेन, तो फिर रिस्क प्रोफाइल आप कैसे टेस्ट करेंगे? सो मोर रिस्क मोर रिटर्न भी होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने मिड कैप में अगर आपने देखा 2017 में तो 45% रिटर्न आया और स्मॉल कैप में 65% रिटर्न आया और लार्ज कैप में शायद 20-30% आया था। तो अगर आपको वो चाहिए 65%, दैट मीन्स यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ ए रिस्क कैपेसिटी या रिस्क एटीट्यूड, हाउ मच रिस्क आई कैन हैंडल। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, आप कभी नया इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं किसी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म में, वो आपसे एक प्रोफाइलिंग भरवाते हैं, उसमें आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपके 100 रुपये डूब गए तो क्या आपके लिए आपको नींद आएगी, मतलब आप खुश हैं, कैन यू अफोर्ड दिस? इफ द पर्सन सेज यस, दैट मीन्स उसकी रिस्क एटीट्यूड अच्छा है। फिर रिस्क कैपेसिटी देखी जाती है कि आप गंवाने को तैयार हैं लेकिन आपके पास तो 100 रुपया है, हाँ। तो फिर तो बेवकूफ़ी होगी ना वो। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है समझना, इसमें वो स्पेसिफिक आदमी का क्या रिस्क कैपेसिटी है, क्या रिस्क प्रोफाइल है और क्या रिस्क एटीट्यूड है, ये सब समझना है। और उसके बाद आपने ये सारे बायसेस देख लिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि वो अगर लॉस इतना भी हो जाए तो उनको इतना पेन होता है और प्रॉफिट अगर हो जाए 20-30% तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो खुशी नहीं होती है। बोलते ठीक है 20-30% तो मिलना चाहिए, ठीक है 15 भी चल, लेकिन जहां 2 रुपया लॉस हुआ वो कहते हैं नहीं मेरा पैसा कम हो गया। ये तो मेंटल ब्लॉक है वो। हाँ, तो वो बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो है आपका तो आपको नहीं लेना है, फिर आप अपनी नींद खराब करोगे, आप खाना नहीं खाओगे, आप सोओगे नहीं, तो फिर ऐसे आदमी के लिए मार्केट नहीं है। ये तो पर्सनालिटी ट्रेट भी होता है। ये तो पर्सनालिटी तो वही घूम फिर के वहीं आ रही है ना, पर्सनालिटी हो या बिहेवियर हो, आप जो भी वर्ड यूज करें, फाइनली हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि रिस्क भी जो है वो बिहेवियर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और इन दोनों को आपको एक साथ में देखना है। सबसे बड़ा रिस्क शायद वही है इन्वेस्टमेंट में, आपका बिहेवियर, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे ठुकराल साहब कि आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रापोलेट करते हो। हाँ। जो स्टॉक नीचे गया मतलब वो खराब है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन अब वो गिरना शुरू हुआ तो आप उससे निकल जाओगे। और अगर चल रहा है तो आप देखोगे कि अच्छा ये तो ठीक है, अभी तो चला है, वही चलेगा। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर हो सकता है और नीचे गया। अब आप तय नहीं कर पाते हो ना, डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मैंने लिया है अगर 3 साल के लिए तो हर 15 दिन में ये चला तो इसको देख करके मैं खुश हो जाऊं, प्रॉफिट बुक कर लूं तुरंत, अगर गिरा तो इसको देख करके डर जाऊं, इससे निकल जाऊं, लॉस बुक कर लूं। तो ये जो रोज़ रोज़ आप देखना चाहते हैं, जो एक्साइटमेंट लेना चाहते हैं, वो भी थोड़ी सबसे बड़ा हर्डल होता है। आपने जब एक बार तय कर लिया कि आपका क्या टाइम फ्रेम है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, तो डू यू स्टिक टू इट, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे चिपक कर रहे हैं। दूसरी बात जो ठुकराल साहब बता रहे थे अभी कि लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर लॉस आ रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने लिया था ये स्टॉक तो मैंने सही लिया था,
तो लॉस आ रहा है तो मैं बर्दाश्त करता रहूंगा और खड़ा रहूंगा। 10-20-30% गिर गया तब भी खड़ा रहूंगा, और प्रॉफिट जैसे ही 5-7% आया ना तो मैं निकल लूंगा। तो प्रॉफिट वक्त से पहले लेने की और लॉस बहुत देर तक झेलते रहने की जो टेंडेंसी होती है, सेल द विनर्स एंड कीप द बहुत लूजर, ज्यादा है। वो बहुत वाली ज्यादा बात है। कर रहे हैं। ओके बहुत ज्यादा है, और ये होती है। इसकी वजह यह है कि आपको ईगो है, आपको ये लगता है कि मैंने कॉल दिया है, मैंने ये शेयर लिया है, ये बिना प्रॉफिट दिए कैसे जाएगा, इसलिए आप उसे चिपक के रहोगे। Correct. और जो दे रहा है फिर उस पर भी आपको ये नहीं कि उस पर रुके रहे, प्रॉफिट दिखा तो लालच आ जाती, फटाफट ले लेते हैं। फटाफट, हाँ, तो ये उल्टा काम आप तो करते घोड़ा हो। निकल जाता है, टेल रह जाती है, वो टेल को आप लेके बैठे रहते हैं। एग्जैक्टली और वो जो टेल होती है वो इतनी हैवी होती है। हमारे पास हर रोज ढेरों मैसेज आते हैं लोगों के, ज्यादातर इस तरह के सवाल पूछने वाले लोग होते और हैं इससे ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हिंडसाइट बायस होता है। उनसे जब बात करो ना कि ये आपकी टेल क्यों इतनी बड़ी है, तो वो कहते हैं अरे वो मेरे पास वो पेज इंडस्ट्री था, वो जैसे ही डबल हुआ मैंने तो बेच दिया। अरे उसको रखा होता, वो उस पर रोना लग जाते हैं फिर। अरे तुमने बेच दिया ना, वो हिंडसाइट, अगर मैंने ऐसा किया होता तो उन्होंने सारी चीजें वो बेच दिया, और पूरा टाइम जब यही सुनाएंगे अरे मैंने था, मेरे पास नेस्ले था, मैंने आइशर लिया था, मैंने बेच दिया, या मैं लेते लेते रुक गया, या मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। आप ऐसी स्टोरी सुनते होंगे रोज। तो इसको बोलते हैं हिंडसाइट बायस। आपको पूरा टाइम आप यही सोचते रहते हैं कि मैंने वो किया होता तो ये किया होता। तो उससे भी बचने के लिए आपको अगेन इफ यू नो दैट, तो फिर आप विनर को मत बेचिए, कीप द विनर्स, यू आर सेलिंग द विनर्स एंड देन टेलिंग द स्टोरी कि नहीं ये तो मैंने लिया था, मैंने तो आईपीओ में अप्लाई किया था, पेज इंडस्ट्री मुझे मिला था 360 रुपए में, और 700 रुपए हुआ, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर दिया। अब वो चाहे 28,000 है या 25,000 है, बस वो पूरा टाइम हर एक जिसको भी मिलते हैं सुनाएंगे वो। आई थिंक ये सब ध्यान रखना है आपको। अब इस पूरी सिनेरियो में जेंडर बायसेस भी होते होंगे, तो Correct. वो कौन कौन से हैं? तो जेंडर बायसेस में सो आई शुड नॉट साउंड दिस थिंग, सो ऐसा लगता है कि जो विमेन हैं, हम लोग बोलते हैं दे आर स्मार्टर, बिकॉज उनका एड्रेनलिन जो है वो इतना फास्ट नहीं है जैसे हम लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं। एज ए कल्चर ऑल्सो, एज ए फैमिली ऑल्सो, आपने घर की जो लेडी देखी है वो पैसे को संभालती है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 सवाल पूछती है। अगर कोई घर में कोई सामान बेचने आता है या कुछ बताने जाता है, या उनके साथ मैं कभी शॉपिंग जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ, तो वो जो बार्गेनिंग करते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। और मैं तो जैसी कोई चीज देखता हूँ बोलता हूँ खरीद लेता हूँ उसको। वो तो बोलते नहीं और दिखाइए, अरे ये तो ऐसा है वैसा है। तो आई थिंक दे आर बेटर इन्वेस्टर, दे आर पेशेंट इन्वेस्टर। तो जो मेल है वो नाराज ना हो जाए मुझसे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बट ये काफी हद तक सच है। भी तो है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है दैट दे आर बेटर इन्वेस्टर्स, दे आर डेफिनेटली बेटर इन्वेस्टर। एंड ट्रेडर में अगर वो क्या कहते हैं, अगर स्टॉप लॉस लगा के चले तब ठीक है, बट अदरवाइज दे आर बेटर इन्वेस्टर। नहीं, पर नॉर्मली मोमेंटम ट्रेड का जो शौक है वो मर्दों को ज्यादा होता है। correct. तो आप नॉर्मली जो हमारे सामने सवाल भी आते हैं तो आप ये पाएंगे कि भले ही गलती हो गई हो, भले ही फंस गए हो, पर फीमेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आमतौर पे अच्छे स्टॉक में फंसे आपको दिखेंगे। आपका वास्ता पड़ता होगा रोजाना अगर शो पे आप कोई कॉल ले रहे हो महिला निवेशक या ट्रेडर से? बिल्कुल। तो ये एक खास चीज हमने देखी है कि वो एक थोड़ा बहुत सोच समझ कर ही स्टॉक लेते हैं, और आमतौर पे थोड़ा लंबा नजरिया रखते हुए लेते हैं, और पुरुषों में मोमेंटम की चाहत Impulse ज्यादा buying लेकिन होती है। पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। पार्टिसिपेशन वो उसका रीजन मुझे लगता है कि पूरी तरह से अलग है, क्योंकि अभी भी ज्यादातर परिवारों में जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने का काम है वो मर्दों के हाथ पे है, और अभी भी औरतों ने अपने आप पूरी कमान संभालना शुरू नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि धीरे धीरे बढ़ रहा इवन है। द और वो- वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन भी इंडिया में कम है, अभी 34% है, जैसे बाकी कंट्री में यूएस वगैरह में 70-80% बाजार में वर्किंग आप है, देखिए चाइना में कि 70% फंड मैनेजर्स भी रिलेटिवली महिलाएं कम है। अब धीरे धीरे वो बढ़ रही हैं। बढ़ बढ़ता हुआ रही है दिखाई दे लेकिन रहा है। कंपैरेटिवली कम है। तो वो मुझे लगता है कि एक वक्त का सवाल है, इसमें कोई और वजह नहीं है। पर जो आप कह रहे हैं ना कि इमोशनल स्वभाव, क्या जेंडर बायस वाकई अलग है, तो हाँ अप्रोच तो थोड़ा सा Definitely. अलग जरूर है, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर हैं। इस तरह रिस्क से टेकिंग कैपेबिलिटी भी उनकी ज्यादा ज्यादा होगी। है, और बहुत ज्यादा हड़बड़ी में बेचती भी नहीं है। जैसे हमने बोला ये डबल हो गया बेच दो, तो बोलते रखो ना, अभी लिया है तो क्या जल्दी है। लेकिन वही ये भी देखा है कि आपको उन्हें कन्वर्ट करना भी मुश्किल होता है। अगर मेरे पेरेंट्स कभी शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाते, और भले ही दोनों वर्किंग हो, दोनों अपनी अब अच्छी कमाई करके बैठे हो, दोनों को पेंशन मिल रही हो, अगर मैं कन्विंस करने जाऊंगा तो चांस ज्यादा है कि पिताजी मान जाएंगे, मम्मी नहीं मानेंगी। वो कल्चर बायस भी आ गया ना, बचपन से सिखाया जाता है कि ये मैन और द
द हेड ऑफ द फैमिली और ब्रदर ऑफ द फैमिली विल टेक केयर ऑफ दिस। और राइट, चलिए लेकिन यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और आपको बता दें कि हमने आपके लिए एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी शुरू किया है जिसमें आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाके हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं पहला कदम और हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल इन्वेस्टमेंट पर और शो के आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं। अब तक जितनी भी चर्चा हमने की है अरुण जी, ईजियर सेड देन डन, ये हम समझते हैं शायद, और क्योंकि इतने समय से आप लोग बाजार में हैं तो आप अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इतनी आसानी से सिर्फ समझ कर काम नहीं हो जाएगा। हाँ, तो अगेन वो बिहेवियर अपना देखते रहना है और अपने आसपास क्या हो रहा है वो देखते रहना है। जैसे एक और बायस के बारे में बताना चाहता था मैं कि कुछ होता है कि फेमिलियरिटी बायस। आपको लगता है कि आपको रियल एस्टेट का सब मालूम है क्योंकि आपने एक घर खरीदा, आपके पेरेंट ने 2 घर खरीदे, तो आप सबको एडवाइस करते हैं और आप खुद भी फिर हर वक्त प्रॉपर्टी में ही डालते हैं। हाँ। या आपको शुगर इंडस्ट्री के बारे में मालूम है। अब शुगर इंडस्ट्री कई सालों से अगर बहुत अच्छा नहीं कर रही, बीच बीच में वो अच्छा करती है, अभी रिसेंटली वापस अच्छा कर रही थी, कई साल वो नीचे गिर, तो आप फिर भी आप बोलते नहीं मुझे शुगर समझता है क्योंकि मेरे मामा जी की एक शुगर मिल थी। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ से आप फेमिलियर हैं आप उसी जगह में रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि बाहर कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर इंडिया में ट्रेडिशनली हम माइंडसेट देखें तो सोना, रियल एस्टेट, इससे बाहर लोग नहीं बिल्कुल नहीं निकलते, वो तो सालों से। और अगर फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो सिर्फ एफडी एग्जैक्टली, हाँ। तो वो फिक्स्ड इनकम ही रहना है। तो कहीं ना कहीं ये फेमिलियरिटी बायस, कंफर्टेबल बायस कि आप उनको पसंद है। और दूसरा एक और फाइनली एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो अगर सक्सेसफुल है मार्केट में तो बोलते हैं मैंने मेरी वजह से है, और अगर अनसक्सेसफुल होते हैं तो मार्केट आउटकम एक्सटर्नली हो गया, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा, ये सडनली बीच में एनबीएफसी का कुछ आ गया कल, तो पता लगा कि आप तो काफी टाइम से एनबीएफसी कर रहे हैं, उसमें फिर वो ट्रेंड चेजिंग कर रहे थे। अगर बजाज फाइनेंस ने अच्छा किया तो उसके पीछे 7-8 एनबीएफसी थे, वो सारे खरीद रहे थे, और बजाज फाइनेंस क्योंकि महंगी हो गई थी तो सबसे नीचे वाली सारी खरीद ली, बिकॉज देवर चेजिंग ट्रेंड। और जिस दिन एक एनबीएफसी में प्रॉब्लम आया तो वो मार्केट का प्रॉब्लम है, तो वो एसेट एलोकेशन का प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब चीजें, ये बिहेवियर की वजह से हुआ है क्योंकि आप एक ट्रेंड को चेज कर रहे थे, तो वो ट्रेंड को चेज नहीं करना है या हर्डिंग नहीं करना है या कंफर्मेशन नहीं करना है, तो ये सब घूम के और आपकी स्पेसिफिक अटैचमेंट अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर एसेट क्लास में है तो कहीं ना कहीं आपको उसको समझ लेना है। और यू हैव टू हैव ए चेकलिस्ट विद यू एंड कीप चेकिंग कि व्हाई आई एम डूइंग दिस एक्शन। क्या मैं इसको खरीद रहा हूँ क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं? क्या मैं इसको खरीद रहा हूँ क्योंकि ये पहले ऊपर था अब नीचे आया और मुझे लग रहा है वापस चला जाएगा? क्या मैं इसको खरीद रहा हूँ कि मैं इससे फेमिलियर हूँ, मैं तो हमेशा से शुगर में ही खरीदता था? तो वो अपने आप को अगर एट एवरी लेवल इफ यू चेक, आई थिंक समवेयर यू कैन कम आउट ऑफ दिस। बट कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर अब इस चीज को अफेक्ट जरूर करेगा क्योंकि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपका जो कल्चर है, जैसे हमने डिटेल में कहा, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता ही है। कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल बायसेस भी इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं? पॉलिटिकल बायस बाजार में इम्पैक्ट करते हो ये तो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द मार्केट, अगर आपने कोई आउटकम इमेजिन कर रखा है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो वो एक चीज़ हो सकती है। पर मुझे तो दूसरे क्या लगता है कि आप अगर देखें, लोग किसी भी और काम में जितने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, बाजार में दरअसल उससे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो हर तरफ आप चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई सोशल इशू हो, हर जगह अपनी दिमाग आप बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि मैं बिल्कुल गरम गरम खौलती चाय पीऊंगा तो मुंह जल जाएगा। आपको ये पता है कि मैं चलती ट्रेन में चढ़ूंगा तो गिरने का खतरा है, हो सकता है कि टांग वांग टूट जाए, पैर कट भी जाए, विकलांग हो जाए, वो सब पता है, तो उससे आप दूर रहते हैं। लेकिन शेयर बाजार में कोई रेड हॉट शेयर जो बहुत जोर से भाग रहा है उसको पकड़ने में आपको डर नहीं लगता, बल्कि आप वही पकड़ते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक वर्ड यूज होता है ना तो आप वो भी अफेक्ट करता है। जो अपनी रैशनैलिटी है उसको आपने अलग रख दिया है। आपको ये लगता है कि फाइनेंस अलग है, ये अलग नहीं है, ये भी जीवन का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। यहाँ भी आपको वही करना है जो अकल आप हर जगह इस्तेमाल करते हो। और जो ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, वॉरेन बफेट जैसे, कि when everyone is greedy you should be fearful, when everybody is fearful you should be greedy। तो जैसे आज की तारीख में जब आप देखिए सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक कम से कम 50% नीचे हैं, और मैं सारे कह रहा हूँ वो वाले जो मैं खरीदना चाहूंगा या मैं किसी को खरीदने की सलाह दूंगा। तो आज मैं किसी को बोलूँ कि तुम मिड कैप फंड में पैसे लगाओ तो मुझे ऐसे देखेगा जैसे ये आदमी मैं ही बेवकूफ़ मिला था, तुम मुझे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे नहीं पता क्या? तुम तो रोज़ बताते हो चैनल पे कि मिड कैप आज इतने गिर गए। हाँ तो मैं बताता हूँ, लेकिन उसके लिए बताता हूँ जो ट्रेड कर रहा है।
जो इन्वेस्टर है उसके लिए इससे अच्छा मौका ही नहीं हो सकता। Exactly, हाँ। तो अगर आप रैशनल हैं, अगर आपके पास दिमाग है, तो आप अमेजोन में सेल लगेगी उसी दिन जाकर लेंगे। Correct. लेकिन बाजार में आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो कल पैसे चाहिए। तो ये जो हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो लॉजिक आप हर जगह लगा रहे हैं वो बाजार में क्यों नहीं लगाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल। चलिए, तो शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है और जाने से पहले आपका योग सूत्र। हाँ, तो अभी प्रदीप ने कहा, वॉरेन बफेट ने कहा था ग्रीड एंड फियर। हाँ। तो पतंजलि ने क्या कहा था? वॉरेन बफेट ने 2 चीजें बताई हैं, पतंजलि ने 5 चीजें बताई हैं, जो हमेशा मैं बोलता ही हूँ आपको, जो उसमें से कुछ हमने डिस्कस भी की। अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 चीज़ों से आपको बचना है। आपको विद्या लेनी है, आपको ईगो कम करनी है, आपको अटैचमेंट कम करनी है, आपको द्वेष नहीं करना, हेट नहीं करना मार्केट से, और आपको डर से बचना है। ओके। तो वॉरेन बफेट की 2 और पतंजलि की 5। हाँ। तो ये योगा सूत्र बहुत फेमस है और उनको पता नहीं था 2500 साल पहले कि ये स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेशन हो सकता है इसका। तो पूरी चर्चा का सार मेरे ख्याल से इन्हीं में ही निकल गया है। Correct. और इसी के साथ शो को भी हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल पर जाकर सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्स भी शुरू किया है जिसमें आप पहला कदम की वेबसाइट पर जाकर हिस्सा ले सकते हैं। नमस्कार।